सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1177 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे सांजी और किलिंगम के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और पिछले चैप्टर में ही हमें दिखाया गया था कि फ्रैंकी को एक्चुअल में एक पावर अप मिल चुका है लिलिथ की मदद से। तो जो पिछला चैप्टर था वो एक्चुअल में स्ट्रॉ हैट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस था और उसी चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि जोरो और सारे के सारे जो जायंट्स हैं वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं डोमी रिवर्सी जायंट से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब डोरी और ब्रॉगी यहाँ पे एक दूसरे का सर काट देते हैं तो वो लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद ये ग्रुप रेडी हो जाता है सारे के सारे डोमी रिवर्सी जायंट्स को मारने के लिए ताकि वो उन्हें नॉर्मल कर सकें। और वहीं पे जो पिछला चैप्टर था वो एंड हो गया था। अभी हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं और इस चैप्टर के बारे में बात करने के बाद मैं तुम्हें शायद बताऊंगा मेरी कुछ थ्योरीज इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जोरो और जो जायंट्स का ग्रुप है एक्चुअली फाइट कर रहा है डोमी रिवर्सी जायंट्स से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हारुडेन एक अटैक करता है जिसका नाम है गंगनिर। वो एक जायंट को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे हमें डोरी भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक जायंट को मार देता है इकोकु सोवर्निटी यूज करके। और यहाँ पे हम स्टेंशन और ब्रॉगी को भी देख रहे हैं जो भी जायंट्स को मार रहे हैं। और यहाँ पे हम जोरो को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे यूज करता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल रेड ओगर मेगा फ्यूरी। और इसके बाद जोरो एक जायंट को पीसेस में कट कर देता है। और उसके बाद हमें जारुल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कहता है कि इन लोगों को शायद बहुत मजे आ रहे हैं ये करने में। और इसके बाद हमें यहाँ पे चॉपर के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें चॉपर, काशी और गैबैन है। और यहाँ पे हम देखते हैं काशी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है 2 डोमी रिवर्सी जायंट से जो कि यहाँ पे उन लोगों को अटैक करने आ रहे हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि चॉपर एक रंबल बॉल खाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने मॉन्स्टर पॉइंट पे और उसके बाद एक जायंट को स्लैप करता है सिमिलरली जैसे कि उसने ओनिगाशिमा में क्वीन को स्लैप किया था। लेकिन यहाँ पे पहले तो हमें लगता है कि उस जायंट को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसी के बाद वो एक्चुअल में वापस से नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे उसको तो मारा भी नहीं गया। तो इसलिए यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चॉपर यहाँ पे एक डोमी रिवर्सी जायंट को स्लैप करता है उसके बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे चॉपर ने तो उस जायंट को किल नहीं किया और यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज भी हैं कि ये चॉपर ने ये कैसे किया यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर हम उन लोगों को किल कर लेंगे तो वो लोग वापस से नॉर्मल चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब चॉपर उस जायंट को स्लैप करता है तो उसके पीछे हम एक डिमोनिक शैडो टाइप ऑफ क्रिएचर को देखते हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है कि उस शैडो टाइप ऑफ क्रिएचर ने इस जायंट को नीचे खींचा और उसको फ्लिप कर दिया। तो या तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई और तरीका है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था डोमी रिवर्सी जायंट्स को ठीक करने का, या तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ स्पेशल है चॉपर में या फिर मोर स्पेसिफिकली उसके डेविल फ्रूट में। और अभी तक हमारे पास कोई और आइडिया नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है इसके अलावा। और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि एक्चुअल में चॉपर के डेविल फ्रूट की वजह से हुआ हो, क्योंकि चॉपर का जो डेविल फ्रूट है एक्चुअली में बाकी नॉर्मल डेविल फ्रूट से थोड़ा अलग है। क्योंकि हमें पता है कि चॉपर एक रेनडियर है जिसने एक ह्यूमन फ्रूट खाया है। तो उस हिसाब से चॉपर को बस एक रेनडियर फॉर्म, एक हाइब्रिड फॉर्म ह्यूमन और रेनडियर के बीच में और एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की पावर होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि चॉपर और भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है उसके रंबल बॉल की मदद से। और डेफिनेटली जो रंबल बॉल्स है वो एक्शन में ड्रग्स की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब बेपो ने उन रंबल बॉल्स को खाया था तो वो अपने सूलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और यहाँ पे मुझे इसलिए लगता है कि ये किसी तरह का अवेकनिंग हो सकता है चॉपर के डेविल फ्रूट का। तो यहाँ पे मे बी चॉपर को कोई मिथिकल टाइप के पावर्स मिल चुके हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया था वेगापंक के द्वारा कि जो डेविल फ्रूट्स है वो एक्चुअली में एक ह्यूमंस या फिर एक किसी के ड्रीम से बने हैं। और ऑब्वियसली एक ह्यूमन तो ह्यूमन बनने का ड्रीम नहीं करेगा, और ऑब्वियसली अगर वो किसी अदर रेस का भी होगा, अगर उनका इमेजिनेशन एक नॉर्मल ह्यूमन का होगा तो उसका डेविल फ्रूट नॉर्मल होगा। लेकिन अगर उनका इमेजिनेशन एक नॉर्मल ह्यूमन से डिफरेंट हुआ, मे बी जो ह्यूमन वो बनना चाहता हो तो वो एक्चुअल में एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग हो और उसके पास कुछ मिथिकल पावर्स भी हो। और मे बी अगर चॉपर का डेविल फ्रूट यहाँ पे अवेकन हो जाता है तो वो उस मिथिकल पावर्स को यूज कर पाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि चॉपर को ये रूट में लेके जाने वाले हैं ओडा, क्योंकि चॉपर हमारा डॉक्टर है और यहाँ पे मुझे लगता है कि डोमी रिवर्सी को भी एक डिजीज की तरह ही दिखाया गया है। तो मे बी चॉपर अपने मेडिकल स्किल्स को यूज करके डोमी रिवर्सी को रिवर्स करना सीख जाए यहाँ पे। और मेरे हिसाब से वो बेटर होगा चॉपर को एक अवेकनिंग देने से, या फिर ये कहने से कि हमेशा से चॉपर के पास एक मिथिकल डेविल फ्रूट ही था। लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पे सांजी का ग्रुप दिखाया जाता है और यहाँ पे हम नामी को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियोस को ब्लैक बॉल्स खिला रही है ताकि वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाए और उसके बाद वो रेन डाउन करके पूरे के पूरे एल्बाफ का आग बुझा सके। और यहाँ पे इसके बाद हमें सांजी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम पता चलता है कि सांजी ने ऑलरेडी किलिंगम को डिफीट कर दिया है और यहाँ पे उन्होंने किलिंगम को यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि वो और ज्यादा रीजनरेट ना कर पाए। हम यहाँ पे देखते हैं कि जिम्बे ने यहाँ पे किलिंगम का सर पकड़ के रखा हुआ है, फ्रैंकी ने यहाँ पे किलिंगम के पैर पकड़ के रखे हुए हैं और सांजी यहाँ पे किलिंगम के टॉर्सो पे बैठा हुआ है। यहाँ पे सांजी कहता है कि जो ये होली नाइट्स है वो ये सरप्राइजिंगली वीक थे और उसके बाद फ्रैंकी सांजी को कहता है कि वो लोग अभी एक एम्परर का क्रू है और वो लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं।
लेकिन सांजी यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे गुस्सा है क्योंकि यहाँ पे इस जैसे लोग यहाँ पे एल्बाफ को टेरराइज कर पा रहे हैं। और यहाँ पे सांजी उसके बाद कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई एक तरीका होगा इन लोगों को परमानेंटली डिफीट करने का। और यहाँ पे जिम्बे भी कहता है कि उन लोगों को अभी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी उनमें से एक मेंबर बाकी है जिसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ पे उसके बाद किलिंगम भी उन्हें कहता है कि वो लोग को इसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने किलिंगम की बॉडी को सेपरेट कर दिया ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्मार्ट आइडिया है और सच को तो मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं था। और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर भी है कि जो बगी का डेविल फ्रूट है वो जैसे काम करता था वैसे, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली सेम चीज़ बगी के साथ भी किया था। और मुझे ये भी लगता है कि किलिंगम की एक बॉडी पार्ट को डैमेज करने से उसके बाकी पार्ट्स को भी डैमेज होगा, लेकिन ऑब्वियसली एक परमानेंट तरीका नहीं है इन लोग को डिफीट करने का। और सांजी यहाँ पे वो कहता भी है। और मुझे लगता है कि एल्बाफ आर्क के एंड में हमें मोस्ट प्रोबेबली पता चल जाएगा कि इन होली नाइट्स को परमानेंटली कैसे डिफीट किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि लूफी, लोकी और रैग्नर यहाँ पे आके सांजी के ग्रुप से मिलते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उन लोग के आते ही यहाँ पे नामी लूफी को डांटना शुरू कर देती है क्योंकि यहाँ पे लोकी ने बहुत सारे पावरफुल अटैक्स किए हैं जिसकी वजह से एल्बाफ और भी ज्यादा जल रहा है और ये नामी के जॉब को और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमें इस चैप्टर का फनीएस्ट पैनल मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि रैग्नर यहाँ पे लूफी को कंसोल कर रहा है, उसकी पीठ पे थपथपा रहा है। और मेरे हिसाब से ये वन पीस का रीसेंट हिस्ट्री में फनीएस्ट पैनल है डेफिनेटली। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी इसके बाद लोकी के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि यहाँ पे उसकी वजह से लूफी को यहाँ पे डांट पड़ी नामी से। और ऑब्वियसली यहाँ पे लोकी को फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि उसे क्यों फिक्र करना चाहिए, उसके क्रूमेट्स को क्या लगता है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि लोकी अटैक कर देता है लूफी पे एक लाइटनिंग टाइप अटैक से। और ऑब्वियसली लूफी के ऊपर ये अटैक कुछ भी काम नहीं करता और यहाँ पे लोकी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये लूफी के ऊपर कुछ काम क्यों नहीं किया। लेकिन इसी मोमेंट में हम देखते हैं कि लूफी यहाँ पे कुछ सेंस करता है और वो यहाँ पे सीरियस हो जाता है। और उसी के बाद वाले पैनल में हमें दिखाया जाता है ब्रुक और उसॉप को जो कि यहाँ पे ईमू या फिर गुंको से फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रुक यहाँ पे उसॉप को यहाँ से भागने के लिए कहता है। ऑब्वियसली ब्रुक यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि ये उसके लिए थोड़ा पर्सनल मैटर हो चुका है गुंको की वजह से। लेकिन यहाँ पे उसॉप कहता है कि वो एक वॉरियर है और अपने क्रूमेट्स को अकेला नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद हमें उसॉप का वो मूवमेंट मिलता है जिसके लिए हम लोग रुके हुए थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसॉप यहाँ पे एक स्पीच देता है और वो कहता है कि ये होली नाइट्स बहुत ज़्यादा कावर्ड्स हैं। और वो कहता है कि इस मोमेंट में वो डरने से ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। उसॉप यहाँ पे कहता है कि इन होली नाइट्स के पास गट्स ही नहीं है, ये लोग यहाँ पे एल्बाफ के चिल्ड्रन को किडनैप कर रहे हैं और ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं रेदर देन एल्बाफ के जायंट्स को डायरेक्टली फाइट करने से। और यहाँ पे उसॉप कहता है कि अगर उन्हें कॉन्कर करना है एल्बाफ को तो उन्हें अपने हाथों से लड़ना चाहिए इन जायंट से, ना कि ऐसे ट्रिक्स प्ले करे जैसे कि वो एक कावर्ड हो। लेकिन यहाँ पे ईमू उसॉप को रिप्लाई करता है कि यहाँ पे कोई रूलर अपना हाथ कभी गंदा नहीं करता। और ये दिखाते हुए वो यहाँ पे गुंको का हाथ आगे करता है उसॉप के एक अटैक को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअल में ईमू की बॉडी नहीं है, गुंको की बॉडी है। तो यहाँ पे ये होता है कि जब उसॉप यहाँ पे अपना स्कल ग्रास बॉम्ब वाला अटैक ईमू पे करने वाला होता है, ईमू यहाँ पे उसॉप के सामने ही टेलीपोर्ट कर लेता है और गुंको के हाथ से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। और उस अटैक की वजह से यहाँ पे उसॉप को भी डैमेज होता है और साथ में गुंको की बॉडी को भी डैमेज होता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे गुंको इजीली हील भी हो जाती है। ओके, तो हमें यहाँ पे उसॉप के लिए ऐसा कुछ फ्रैंकी जैसा पावर अप भी नहीं मिलता या फिर उसको कोई मिस्टीरियस पावर भी नहीं दी जाती मे बी चॉपर की तरह। और ये जो चीज़ था ये मुझे देखने में एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं चाहता था कि उसॉप कुछ तो करे इस आर्क में। और यहाँ पे उसॉप ने एक्चुअली में कुछ किया। और यहाँ पे जब उसॉप वर्ल्ड के रूलर के सामने ऐसे खड़ा होता है तो मुझसे एक छोटी बात तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो। और मुझे लगता है कि मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उसॉप और भी कुछ करे एल्बाफ आर्क में, मे बी हो यहाँ पे खड़ा हो जाए वापस से, क्या पता मे बी उसॉप जाके रैग्नर को ही उठा ले, किसको पता उसके बारे में। और ये जो चैप्टर है इसके लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि लूफी, लोकी और रैग्नर यहाँ पे आ जाते हैं ईमू या फिर गुंको के पास। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी जाके देखता है कि ब्रुक और उसॉप के साथ यहाँ पे ईमू ने क्या किया है। और यहाँ पे लूफी लोकी को कहता है कि वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। और यहाँ पे लोकी भी कहता है कि वो इन लोगों को ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईमू यहाँ पे लोकी और लूफी को कहता है कि निडहॉग और नीका सबमिट करो या फिर पेरिश हो जाओ, क्योंकि ये जो बैटल होगा ये पूरी दुनिया को डिवाइड कर देगा। और ये एक्चुअली में इस चैप्टर का एंड था। और यहाँ पे फॉर्चुनेटली कोई भी ब्रेक नहीं है नेक्स्ट वीक में, तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही दिख जाएगा लूफी, लोकी और रैग्नर का ईमू के साथ बैटल। और मैं एक्चुअली में इस बैटल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो बैटल है इसके बीच में हमें गुंको की बैक स्टोरी भी मिल सकती है, पर उस सब के लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर के लिए रुकना होगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।